मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सीधे नेचुरल लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी की। किसकी बात करेंगे हम? नेचुरल लॉ ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक विधि में जो विधि का जो विकास है उसका कैसे हुआ है, ठीक है। सिद्धांत और उसके जो विकास है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले इसमें आता है यूनानी काल, ठीक है। कौन सा काल आता है? यूनानी काल, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा आपको। वैसे तो विधि शास्त्र का जो विकास है, देखिए, उसको अपन साधारण भाषा में समझते हैं कि पूर्व रोमन काल, फिर रोमन काल, उत्तर रोमन काल, ठीक है। उसके बाद में बहुत से फिर युग हैं, अंध युग, मध्य युग, ठीक है, वर्तमान युग, इस प्रकार से समझते हैं। लेकिन हम थ्योरी के, चूंकि हम थ्योरी के चक्कर में है ना, तो हमें सबसे पहले एक एक डेफिनेशन को एक एक तरीके से समझना होगा कि यूनानी काल क्या था, उसके बाद में अंध युग क्या था, मध्य युग क्या था, और जूरिस्प्रूडेंस का जो विकास है या उसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे कैसे कहाँ से प्रारंभ हुई और अब तक उसका फिर सैद्धांतिक महत्व क्या रह गया, ठीक है। तो अब हम जैसे इसमें एक यूनानी दार्शनिक हैं, उनकी एक विचारधारा मिलती है। कौन से? यूनानी दार्शनिक, ठीक है। यूनानी दार्शनिक है, इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है जी हेराक्लाइट्स, हेराक्लाइट, ठीक है, हेराक्लाइट्स। ये यूनानी विचार जो यूनानी दार्शनिक है, इसमें यूनानी दार्शनिक जो यूनानी काल में बताए गए हैं, इनका नाम था हेराक्लाइट्स। अब इसलिए इनकी भी कुछ बातें होंगी जूरिस्प्रूडेंस के विषय में। वो बातें क्या है? बातें इन्होंने जो है जूरिस्प्रूडेंस को, इसकी जो प्रकृति है, उसका विकास है, उसकी प्रकृति के अनुरूप उसके जो सिद्धांत हैं जूरिस्प्रूडेंस की, उनमें से प्रमुख लक्षण बताए हैं जो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। किन्होंने बताए हैं? ये यूनानी दार्शनिक हेराक्लाइट्स, उन्होंने 3 सिद्धांतों में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार से 3 चरणों में बांट दिया है। पहला है अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे व्यवस्था, और तीसरा है तर्क या, ठीक है, मतलब युक्ति। अभी देखिए, मतलब इनका हेराक्लाइट्स का मानना ये था यूनानी काल में ही कि जूरिस्प्रूडेंस जब आया, ठीक है, इसकी जरूरी क्यों समझा इन्होंने कि जूरिस्प्रूडेंस का सबसे ज़्यादा जरूरी काम है कि वो एक अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। जूरिस्प्रूडेंस के जरिए हम मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम ये हमारा एक ये मकसद होना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस में हमने जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन कर लिया, हमें सारे लॉ की जो विधियाँ हैं उनको हम तभी जान सकते हैं जब चूँकि हम जूरिस्प्रूडेंस को जान लिए हैं। तो अब जूरिस्प्रूडेंस को जान करके या कोई भी लॉ को जान करके, कोई भी लॉ का संबंध यहाँ पे सीधे जूरिस्प्रूडेंस से इसलिए है क्योंकि बगैर जूरिस्प्रूडेंस के कोई भी लॉ को जान पाना संभव नहीं है। तो हमने जो है अंतिम लक्ष्य हमारा, यानी कि एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कोई अपराधी है, एक्सक्यूड है कोई, और उस पर ये आरोप है कि उसने एक जो है रात के समय पे एक जो है चोरी की है, ठीक है। तो हमारा ये उस पर अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से, हम लॉ के माध्यम से उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएं। कैसे? अंतिम लक्ष्य पर यदि बाकायदा उसको ट्रायल करें, यदि वास्तव में उसने ऐसा अपराध किया होगा तो उस अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? दंड, उसे दंड दिलवाएं। या फिर देखिए, न्याय में उसे वास्तव में अगर वो झूठ फंस गया होगा तो उसे फिर निष्पक्ष रूप से उसे बरी करवाएं या फिर मतलब मुक्ति दिलवाएं, ठीक है। ये जूरिस्प्रूडेंस से जुड़े हुए समस्त लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, छात्रों के लिए और अधिकारियों के लिए ये बहुत ज़रूरी काम है कि जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से किसी भी लॉ से संबंधित उसका अंतिम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। दूसरा है व्यवस्था। दूसरा व्यवस्था कैसी है कि व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी लॉ है उसको चलाने की सुगमता से और उसको चलाने की सही तरीके से, उसमें जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से या एक्ट्स के माध्यम से या जो भी कानून बनाया गया है जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, उसमें यह सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे लागू करवाया जाए और संबंधित आवाम में, ठीक है,
उसकी लागू होने की दशा में और उस व्यवस्था से चलना भी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत समस्त कानून आते हैं। जैसे बताया मैंने कि जूरिस्प्रूडेंस का शरीर जिस प्रकार से बिना आंखों के अधूरा है, ऐसे ही लॉ के क्षेत्र में जूरिस्प्रूडेंस की बहुत खास आवश्यकता है। विदाउट जूरिस्प्रूडेंस के आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि लॉ का क्षेत्र कितना विस्तृत है और कितना छोटा है। ठीक है। तीसरा है तर्क या युक्ति। अब देखिए, तर्क या युक्ति के बारे में कहूँगा कि कुछ कानून ऐसे भी हैं, या मतलब कई अपराध ऐसे भी हैं जिनके बारे में लॉ भी नहीं आया है। छोटे छोटे अपराध आ जाते हैं या बड़े बड़े अपराध ऐसे भी आ जाते हैं कि हमारे अब ये समझाइएगा कि कैसे उनको ऑफेंसली में जोड़ें कि हम उन्होंने ये अपराध जो है वो किया ही होगा। ठीक है। या पारिवारिक आजकल झगड़े देख लें आप। ठीक है। और पारिवारिक झगड़ों को देखते हुए फिर उनसे संबंधित घटित भविष्य में होने वाले बड़े अपराध, तो इसको हम जो है कई मामले ऐसे आ जाते हैं जो पारिवारिक झगड़े संबंधित होते हैं, जो अभी हाल ही में शुरू में देखा जाता है कि पहले वह क्लेश का वेश धारण करते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो उनके लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कोई युक्ति, कोई फार्मूला निकाला जाएगा कि ताकि आगे होने वाला घटित अपराध को हम रोक सकें। तो ऐसे इस प्रकार से जो हेराक्लाइट्स थे यूनानी काल में, उन्होंने 3 चरणों में बांट दिया था। ठीक है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, और उसके बाद में व्यवस्था से सुचारू रूप से चलाना, और तीसरा है तर्क या युक्ति, यानी कि तर्क या तो निकालेंगे या फिर उसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है। राइट। नेक्स्ट इसमें आगे है जो है यूनानी काल हमारा खत्म होता है, और यूनानी काल के बाद आ जाता है, हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ। ठीक है। अब हमारा यूनानी काल खत्म हुआ। यूनानी काल के बाद आ जाता है स्टोइक काल। ठीक है। कौन सा आ जाता था? स्टोइक काल। ठीक है। तो हमारा स्टोइक काल आ जाता है। स्टोइक काल में क्या होगा कि क्योंकि यूनानी काल मैंने बताया, वैसे आपको ये देखना है कि प्राकृतिक रूप से जो जूरिस्प्रूडेंस का विकास है वो 3, सबसे पहले साधारण भाषा में समझ लें तो पूर्व रोमन काल। ठीक है। और दूसरा है फिर रोमन काल, और तीसरा है फिर उत्तर रोमन काल। यानी इन 3 कालों में जूरिस्प्रूडेंस का विकास हुआ है। लेकिन उसमें भी कुछ विधि शास्त्री ऐसे हुए हैं, जैसे कि अभी हेराक्लाइट्स हुए तो उन्होंने अपनी एक तहजीब को रख दिया, अपनी एक डेफिनेशन को रख दिया। अब दूसरी फिर स्टोइक काल हुई। स्टोइक काल में क्या हुआ कि स्टोइक काल चूंकि विधि शास्त्री है तो उन्होंने अपने काल में जूरिस्प्रूडेंस को कुछ डेफिनेटेड किया है। कैसे किया है उसके बारे में हम अभी समझेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो स्टोइक काल में क्या हुआ वो चीज़ अभी देखना है हमको। स्टोइक काल कहता है कि स्टोइक विचारधारा के अनुयायियों में सुकरात का नाम आता है। ठीक है। यानी कि उस समय पे सुकरात का नाम आता है। उन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय की संज्ञा दी गई है। सुकरात का इस काल में नाम आता है, जिन्होंने बताया है एक तो सबसे पहले प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। ठीक है। और दूसरा है फिर विधिक न्याय। इसे हम प्राकृतिक न्याय को हम जो है डिवाइन लॉ भी कहते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ न्याय विधान। यानी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ न्याय विधान का साफ मतलब यह है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी नीति हो, कोई भी दर्शन शास्त्र हो, इसका यह साफ तौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि आदमी जो कुछ भी या कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी गलत करता है उसे इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर डिवाइन लॉ के अंतर्गत उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा बनाया है विधिक लॉ, यानी कि विधिक न्याय। तो जो विधिक है उसका तो साफ तौर पे आपको मतलब है कि कोई भी आप जैसे चोरी डकैती कुछ भी आप करेंगे तो डिवाइन लॉ के अंतर्गत तो हो सकता है कि आपको जो न्याय है वो मतलब जो सजा है वो देर से भी मिले, या प्रकृति के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है वो आपको कब दे दे, और इसके लिए सामने वाला व्यक्ति जो आपसे पीड़ित हुआ है वो कब तक इंतजार करे इस व्यवस्था के लिए। और कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि जब ईश्वर दंड देने में देरी करता है तो जो आरोपी पक्ष है उसके हौसले लगातार बुलंद भी रहते हैं। इसलिए फिर ऐसी व्यवस्था बनाएंगी जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जिसमें विधिक न्याय का नाम दिया गया है। तो दूसरा फिर है हमारा है विधिक न्याय। ठीक है। तो डिवाइन लॉ के अलावा फिर
हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत विधिक न्याय। तो इसमें ये संज्ञा दी गई है। फिर सुकरात के अनुसार बताया गया है कि प्राकृतिक न्याय सभी स्थानों पर एक समान होता है, ठीक है ना। जो प्राकृतिक न्याय है यानी ये डिवाइन लॉ है, उसमें ईश्वर का ही कानून चलता है और जो कि सब जगह एक समान है, ईश्वर सब जगह पर विद्यमान है। इन सब चीज़ों को मानने वाले लोग थे इस स्टोइक काल में और आज भी हैं, लेकिन विधिक न्याय को जरूरी समझा गया, ठीक है। तो इस चीज़ में चूँकि स्टोइक काल में सिर्फ यही आता है पढ़ने को। और तीसरा फिर आ जाता है, इसमें बताया गया है कि इसके बाद में फिर जो है, अब हम बात को समझेंगे, रोमन काल। कौन सा काल है? थर्ड आया हमारा रोमन काल। ये चक्कर ये है ना कि अगर आप जो है जूरिस्प्रूडेंस को समझ रहे हैं तो इसमें सबसे गंभीर बात ये आती है सामने कि चूंकि जूरिस्प्रूडेंस हमारी इंडिया में या आसपास के और अन्य देशों में, यहाँ पे विधिशास्त्री हुए नहीं। सबसे पहले जो कानून की विधा का जो सबसे पहले हम या यूँ कहें कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जहाँ के लोगों को, वो रोम, वहाँ के लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और डिवाइन लॉ तो चूँकि सब जगह पे था। डिवाइन लॉ के बाद फिर सीधे आ गया क्राउन, प्रिंसेस, किंग, राजा, महाराजा, मुखिया, जमींदार, इनका फिर शासन चलने लगा और वो अपने हिसाब से चूँकि न्याय विधान बनाते थे। और कई ऐसे कस्टम्स हैं जो चले आ रहे हैं और कस्टम्स के अंतर्गत ही न्याय देते थे। जैसे कि आपको पता हो, हमारे इंडिया में एक बहुत पुराना कस्टम है, मैं आपको बता दूं, इसका क्योंकि सब्जेक्ट आ गया सामने तो बताना ज़रूरी है। इंडिया का एक बहुत पुराना कस्टम रहा है और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। उस कस्टम का क्या नाम था? उस कस्टम का नाम था सती प्रथा। क्या नाम था? सती प्रथा। इसमें क्या होता था कि सती प्रथा में यदि कोई भी मान के चलिए पति है और वो अकाल मृत्यु या ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी है साथ में उसे भी, हिंदुओं में ऐसा ज़्यादातर रिवाज देखा जाता था कि सती प्रथा के अंतर्गत साथ में उसे भी चिता पर बैठा दिया जाता था। तो एक आज के हिसाब से देखा जाए, अगर विधिक न्याय विधि के अनुसार देखा जाए तो ये चूंकि अपराध माना जाएगा, ठीक है। ऐसा करना किसी की भी हत्या करने के बराबर है, ठीक है। और इसमें तो सामूहिक रूप से चूंकि हत्या के दोषियों पर जो है कार्रवाई हो जाएगी। और लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए, उस समय के हिसाब से चूंकि जो कस्टम बनाया था, ठीक है, यानी कस्टम मीन्स हमारा रूढ़ी एवं प्रथाएं जो है, तो जो हमारी प्रथाएं थी उसके अंतर्गत ये सती प्रथा बिल्कुल सही ठहराई जाती थी। हालांकि कितनी सही थी कितनी गलत थी, इसमें डिवाइन लॉ के अंतर्गत कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि प्राकृतिक न्याय विधि में जो है ऐसा जो भी महिला करती है उसे स्वर्ग और नरक का चूंकि दोष दे करके, ठीक है, उसे वैसा करना पड़ेगा। और भी कई ऐसी प्रथाएं रही हैं। बाल विवाह रहा है, ठीक है, बाल विवाह का आपने नाम सुना होगा। बाल विवाह में भी बच्चों की शादियां कम उम्र में करवा दी जाती थी। कई बार तो ऐसा भी देखा जाए कि बच्चे घर में हैं और लड़का लड़की का पहले ही मालूम चल गया कि यदि आपकी लड़की है, हमारा लड़का है, इस प्रकार की पहले शर्तनुमा जो है शादियां हो जाया करती थी, ठीक है। तो इनको भी ख़त्म किया गया आज के विधिक न्याय के हिसाब से देखा, विधिक विधि से देखा जाए जो आज का कानून है। तो ऐसी जो कस्टम थे, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, छुआछूत था और जैसे और भी ऐसे नियम थे, इनको ख़त्म किया गया। हालांकि इनका डिवाइन लॉ से कोई लेना देना नहीं था। यदि साफ तौर पे देखा जाए तो जो ईश्वर है वो सबका एक है और सभी के लिए बराबर न्याय देता है, बराबर उसे दंड देता है, गलत करने वाले को गलत ही देता है। हालांकि विधिक व्यवस्था को लाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इससे जो आरोपी पक्ष है उस पर कम से कम कंट्रोल किया जाए। जो जूरिस्प्रूडेंस का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम समाज के एक भाग को ऐसा नहीं कि एक को ऊंचा रख दिया जाए, दूसरे भाग को फिर नीचा, तो फिर इस प्रकार से समाज में विघटन हो जाएगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर टूट पड़ेगा, इससे समाज के जो बराबर वेट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का होना बहुत आवश्यक है और विधिक न्याय विधि जो बनाई गई है वो बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो रोमन काल में हमने इस चीज़ को अभी हम देख रहे थे। थर्ड था हमारा रोमन काल। पहले हमने पढ़ा था सीधे, जैसे अभी हमने स्टोइक काल पढ़ा था, ठीक है। तो स्टोइक काल में सुकरात के बारे में हमने पढ़ा था कि सुकरात ने दो चीज़ों के बारे में इसमें बताया था, एक तो प्राकृतिक न्याय और दूसरा विधिक, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं रोमन काल, ठीक है। तो रोमन काल क्या बता रहा है कि रोमन काल कह रहा है रोमन काल में प्राकृतिक विधि सिद्धांत को एक नया रूप दिया गया था, ठीक है। जैसे
यूनानी विचारकों की प्राकृतिक विधि संबंधी साधारणाओं यानी धारणाओं का रोम में प्रसार बहुत पहले से रोमवासियों ने अपने व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर किया था, जो जीवन पर लागू है। यानी कि रोमन काल में डिवाइन लॉ को सबसे ज़्यादा बताया गया था कि डिवाइन लॉ का उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप से सोच के अंतर्गत अपनी बुद्धि से वहाँ के विधि शास्त्रियों ने या लोगों ने इसका प्रचलन शुरू किया था कि प्राकृतिक विधि के अंतर्गत सभी को न्याय निर्धारित है। डिवाइन लॉ के अंतर्गत ईश्वर पर ज़्यादा मान्यता दिखाई गई थी। इसमें शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि समझ लीजिएगा कि खास तौर पे ऐसा कह लें हम कि रोमन काल में जो है जूरिस्प्रूडेंस के अलावा भी पूर्व की जो डिवाइन लॉ थी उस पर भी चर्चा और विषय वस्तु बनी रहती थी, ठीक है, लॉ के क्षेत्र में। अच्छा, अब हम तीसरी बात पे आते हैं। अगर हम ऐसी भी मान लें कि जो कि इसका भी हम उदाहरण दे लें कि जो प्राकृतिक विधि थी उसमें दासता प्रथा अनुचित थी, ठीक है ना। अब दासता के बारे में आपने सुना भी होगा, अमेरिका में बहुत पहले क्या बहुत अब तक समझ लीजिए, बल्कि दास प्रथा लगातार रही अभी तक। वो तो अच्छी बात ये है कि वहाँ के राष्ट्रपति महोदयों का नाम आता है, जैसे कि लिंकन का नाम आता है। उन्होंने दास प्रथा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और दास प्रथा को अमेरिका से कैसी प्रकार ख़त्म कर पाया, लेकिन उसका बदला बताया जाता है कि उनकी फिर हत्या भी कर दी गई थी। तो ऐसी कई चीज़ें भी, दास प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, सती प्रथा है और विधवा विवाह रोकने की पहले प्रथाएं थी, आजकल तो प्रोत्साहन करने की प्रथाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी जो गलत प्रथाएं पहले के ज़माने में डिवाइन लॉ का जिन पे नाम दिया जाता था, हालांकि ऐसा कोई ने डिवाइन मतलब ईश्वर ने ऐसा कहा नहीं है कि आप किसी को दास बना लीजिए और फिर उससे आप काम कराइए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ लोगों ने नाम दे दिया कि साहब डिवाइन लॉ, और उसके अंतर्गत फिर आप गलत काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो आज की मतलब विधिक लॉ के अंतर्गत हम देखें तो बिल्कुल गलत ठहराए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा भी मौजूद आती है। अब हम चौथे पढ़ेंगे, हम जैसे चौथा है हमारा अंधयुग। अंधयुग में थोड़ी सी हम डेफिनेटेड कर लेते हैं इसमें कि प्राचीन सभ्यता की लोप के पश्चात, ठीक है, अंधयुग को भी एम्परर सेंट अंगस्टीन एवं ग्रोक्सी आदि ईसाई पदाधिकारी जो है पादरियों में सामाजिक व्यवस्था में प्राकृतिक विधि के आदेश को यथावत बनाए रखा, परंतु इन विचारकों ने प्रकृति के अलावा ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि ईश्वर को ही मूल स्रोत माना है, कि जो ईश्वर है वो सबसे बड़ा है, और कई पादरी हैं उस समय के, उन्होंने उसको जो है बरकरार रखा है इस बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्ययुग। पांचवा क्या था हमारा? मध्ययुग को कैसे हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि यूरोपियन इतिहास में 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय मध्ययुग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? 12वीं शताब्दी से, यानी कि 12वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक, ये हमारा जो है मध्ययुग कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा इसमें भी यही था, संपत्ति के बारे में लोग एक दूसरे की संपत्ति को रख लेना आदि बुरी भावनाओं से इच्छाओं को प्रतीत करते थे, और इसमें राज्य की दासता, संपत्ति, इन तमाम चीज़ों को जो है गलत माना जाता है। इसमें युग में तो बल्कि ये भी चला, जैसे अगर हम बात कर लें, चूँकि बात करी है हमने 1200 से और ये 1400 तक, हमारे इंडिया में तो चूँकि अकबर का शासन तो देखिए 1500 के बाद ही मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात सही से बताएं आपको तो 1200 में हमारे यहाँ पे शायद पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया जाता है, ठीक है। और 1500 में तो अगर हम चले गए तो 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में जो है जोधा का विवाह हुआ था राजनीतिक रूप में अकबर से, ऐसी घटनाएं हैं। तो उस समय पे भी राजा महाराजाओं का जो हमारे यहाँ पे चलन क्या था, कोठे पे जाना, नृत्य ना जो है देखना, उनका कई नृत्यांगनाएं होती थी। तो इस प्रकार की प्रथा को भी गलत माना गया है, ठीक है। किसी को दास बना लेना, किसी को उसकी मजबूरी में उससे नाच करवाना, ठीक है, इन सब चीज़ों को हालांकि मध्ययुग में भी इसका विरोध हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इस चीज़ का तो प्रचलन बहुत शुरू से है, ठीक है, नचनिया गबनिया का बहुत पहले से प्रचलन है। आज भी लोग जो है, आज तो जो है मॉडर्न हो गया, उससे अब लोग ऑर्केस्ट्रा बोलने लगे, बॉलीवुड बोलने लगे। हालांकि
अब ऐसी बात हमारी जो है किसको अच्छी लग रही है आप लोगों में से कि नहीं लग रही है, इस चीज़ को 1200वीं शताब्दी में भी गलत माना गया है, खूब ठहराया गया, शुरू में भी गलत ठहराया गया, लेकिन उस चीज़ का पहले आया नहीं सामने वो चीज़ कि इसका विरोध हुआ है। लेकिन 12वीं शताब्दी में 12वीं से 14वीं शताब्दी में इसका लगभग विरोध शुरू हो गया था। वो फिर एक अलग बात है कि 16वीं शताब्दी में भी कैसे वो अनारकली का और सलीम का क्या हुआ, ठीक है। अनारकली भी एक रकासा थी, ठीक है, नाचने गाने वाली, फिर वो सलीम के साथ में ऐसी उसकी भी काफ़ी अफसाने सुनने को आते हैं, ठीक है। तो बंद नहीं हो पाया, बंद आज भी नहीं हो पाया, लेकिन विरोध यहाँ पे भी वैसे ही शुरू हो गया था जैसे कि दास प्रथा का और वैसे अन्य जो है कुरीतियों का विरोध शुरू हो गया था, ठीक है। ये मध्ययुग की बातें हैं। अब हम बात करेंगे 6वीं में पुनर्जागरण काल की। कौन सी? पुनर्जागरण काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल में क्या बताते हैं कि जिसमें 17वीं शताब्दी के आगमन के साथ सामाजिक, अध्यात्म एवं राजनीतिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ठीक है। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है इसमें, चूंकि 17वीं शताब्दी का हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, 17वीं शताब्दी, ठीक है। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कई लोगों में ऐसे फिर परिवर्तन आए, ठीक है। उन्होंने क्रांतिकारी विचारधाराएं अपनानी शुरू करी कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब काफ़ी हद तक लोगों में फिर समझ आ गई थी। आप सीधी बात ये समझ लें, 17वीं शताब्दी सीधी सी बात रही होगी। 16वीं शताब्दी तक तो अकबर का ही अपने इंडिया में समझ लीजिए पागलपन शुरू रहा, ठीक है। शुरू में बताया जाता है कि वो बहुत क्रूर राजा था, बहुत क्रूर सम्राट, जिन्ने इलाही तमाम उसके नाम से पुकारना हो उसके लिए। लगभग उसमें फिर बहुत परिवर्तन आया, लेकिन उसमें परिवर्तन आया तो उसका लौंडा बिगड़ गया, ठीक है। सलीम वो अनारकली पे ऐसे कहते लोग कहते कि फिदा हो गया था, उसमें फिर अलग बात है कि वो क्या क्या हुआ था कि नहीं हुआ था। वैसे ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। अभी हम जब हिंदू लोग बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि ये चीज़ गलत क्यों है या अच्छी क्यों है, क्योंकि उसमें आपको मालूम चलेगा कि कुछ खास नहीं है, ये सब मोहब्बत के नाम पे लोगों को कैसे जो है धोखा दिया जाता है, वो अभी हम आगे बताएंगे। जिसका उद्देश्य धोखा देना नहीं है, सतर्क रहना रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें 17वीं शताब्दी में यानी पुनर्जागरण काल में लोग काफ़ी समझदार हो गए थे और उन्होंने फिर इसमें क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाते हुए कई लोगों ने गलत का गलत विरोध करना शुरू कर दिया और इस हिसाब से फिर जो है जूरिस्प्रूडेंस का वर्तमान में अब जैसे जो यूज कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम जो आज अपना रहे हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस को, जिन नीतियों को अपना रहे हैं वो उन्हीं को अपना रहे हैं, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से बातें हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, यानी कि विधि शास्त्र की शाखाएं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अभी हमने स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है और हमको ये पता करना है कि चूंकि जूरिस्प्रूडेंस की स्कूल्स कितने हैं, ठीक है ना, शाखाएं कितनी हैं, तो इन चीज़ों को हम अभी देखना है। देखिए इसमें बताया गया कि जो भिन्न भिन्न विधि शास्त्री हुए, बहुत से हुए इनमें, चाहे वो ऑस्टिन हो, सामंड हो, ठीक है, और या फिर उसमें हॉलैंड हो। हालांकि उन्होंने बताया अलग अलग उद्भाव से है कि उनके ये कार्य हैं जूरिस्प्रूडेंस के, इन्हें ऐसी ऐसी शाखाएं हो सकती हैं, अलग अलग बताए गए। लेकिन जो मुख्य रूप से बताया गया है कि मुख्य 4 शाखाओं के अधीन रखा गया है, ठीक है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के पश्चात भी, ठीक है, वैज्ञानिकों की। उनमें से जो 4 शाखाएं हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ये देखना जरा, नंबर 1 पे आता है जो है विश्लेषणात्मक शाखा। कौन सी आती है? विश्लेषणात्मक शाखा। अब हम एक एक करके समझ, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं ऐसे। और दूसरे नंबर के हम आते हैं ऐतिहासिक शाखा। ऐतिहासिक शाखा अंग्रेजी वाले जो हो वो इसको ऐसे हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। और तीसरा है दार्शनिक शाखा।
और आपका चौथा मिलेगा सामाजिक शाखा। वैसे समझाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी जो डिटेल्स है, डेफिनेशन है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, जब तक आप इन 4 शाखाओं के नाम याद रखेंगे। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, कल फिर 4 बजे आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।